Hello everybody. Today we are learning class 7's Honeycomb English book. Then the chapter is chapter number 2 and it is a poem that we'll read and learn today. Okay, and in this video we'll read the explanation of this chapter, the summary of this chapter and the poetic devices that the poet has used. Okay, so let's just see the poet's biography and a little bit of introduction I'll give in this video. Okay, so let's see. Now I want you all to look at this picture and see what difference do you see. अब देखो इस इस फोटो के अंदर आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है. Let me tell you what the difference here is. अब देखो यहाँ पे जो सारे लोग हैं they all are in black colors. Okay, and this particular man is in other colors of clothes like blue. ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, ये इन सबसे अलग है और ये इन सबसे अलग चलना चाहता है. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ही इज़ अ रेबल. तो जो भी ऐसा इंसान है जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहता या फिर खुद के नॉर्म्स और कंडीशंस पे, खुद के ट्रेडिशन पे चलना चाहता है, उसको अगर कोई बात कही जाए, जैसे कि उससे बोला जाए कि भाई हम लोग तो सब घूमने जा रहे हैं, आज बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है, तो क्या बोलेगा वो कि नहीं, आज तो मैं घर में बैठ के बुक पढ़ूंगा. ओके, लेकिन अब सब क्या कह रहे हैं कि बाहर तो बहुत धूप है, अब आज कौन ही जाएगा घूमने, तो ये क्या कहेगा, नहीं आज तो मैं घूमने जा रहा हूँ. तो जो इंसान सोसाइटी से बिल्कुल अलग होके चलता है उसको हम कहते हैं रेबल. और इस चैप्टर के अंदर वी विल नो कि रेबल क्या क्या करते हैं, रेबल्स कौन होते हैं, और शायद ये जो रेबल्स होते हैं इनका रेबिलियन जो इनका रेबिलियस नेचर होता है वो हमारे लिए कई बार फ़ायदेमंद भी हो जाता है. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वील रीड अबाउट रेबल, व्हाट इज़ अ रेबल. ओके, सो नाउ अब हमारी जो सोसाइटी है वो क्या कहती है कि बी योर सेल्फ. ठीक है, इस पिक्चर के अंदर क्या दिखा रहा है कि यू हैव टू बी योर सेल्फ. ओके, लेकिन अब अगर कोई इंसान ऐसा करे कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद की ही चीज़ें चलाए, तो वो उसको कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करो, इस तरीके से योर सेल्फ नहीं बनना है. तो मतलब क्या हो गया इस चीज़ का, तो बी योर सेल्फ वाली तो बात ही गलत हो गई, राइट. तो ऐसा हमारी जो सोसाइटी है इस चीज़ में डबल स्टैंडर्ड दिखाती है कि अगर कोई भी उनके अगेंस्ट जाता है तो उसको वो लोग रेबल डिक्लेयर कर देते हैं और उससे कहते हैं कि यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सोसाइटी. और इस तरीके से कोई हमने कहा नहीं था कि आपसे यू हैव टू बी योर सेल्फ. ओके, तो दिस इज़ व्हाट आर सोसाइटीज़ डबल स्टैंडर्ड इज़. ओके, लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ अ रेबल. A rebel is a person who resists any authority, control or tradition. She would rise in opposition against an established government, leader or any authority. अब देखो, अब हमारा जो रेबल है वो कौन होता है. रेबल एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी भी अथॉरिटी को नहीं मानता और किसी के भी कंट्रोल में नहीं आता, किसी भी ट्रेडिशन के कंट्रोल में नहीं आता. वो हमेशा आई एम सेइंग हमेशा, एवरी सिंगल टाइम ही विल राइज इन अपोजिशन अगेंस्ट एनी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट. वो हमेशा ही कुछ भी अगर उसको रूल बताएंगे तो वो उसके अगेंस्ट ही जाएगा, नॉट इन एन अनलॉफुल मैनर बट स्टिल ही विल गो इन अपोजिशन. ओके, सो कई बार अगर ऐसे कोई रेबल होता है और वो अनलॉफुली कुछ काम कर देता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि जो रेबल्स होते हैं वो कई बार लॉ के अगेंस्ट चले जाते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं. तो दे ऑल सम टाइम्स एंड अप इन जेल. बट इनके जो रेबेलियन होता है, इनके जो रेबिलियस नेचर होता है, ये इनको हमें कई बार फ़ायदा भी करता है. क्योंकि देखो कोई जैसे कि कोई गवर्नमेंट है, राइट. अब उस गवर्नमेंट के अंदर कोई फॉल्ट है या फिर कुछ भी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चाहेंगे कि हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, उन्होंने जो हमें रूल दे दिया है दैट इज़ ट्रू और हमें उसी को फॉलो करना है. लेकिन जो रेबल होगा वो उसके अंदर एक फ़ॉल्ट निकाल के ही लाएगा और कई बार वो जो फॉल्ट निकाल के लाएगा और सबको बताएगा कि इस रूल के अंदर ये चीज़ें गलत हैं और हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए फॉलो, या फिर ये हमारी इक्वालिटी के या फिर हमारी फ्रीडम के अगेंस्ट हैं. तो हमारा जो रेबल क्या होगा, ये रेबल हमें ये चीज़ जाके दिखाएगा और हम प्रोटेस्ट करेंगे और वो जो रूल होगा वो हमारे अकॉर्डिंग
हो जाएगा। इसीलिए कई बार जो रेबल्स होते हैं ना, उनकी वजह से हमारी लाइफ कई बार बेटर हो जाती है और हमें चीज़ों को समझ आने लग जाता है, क्योंकि ये जो रेबल्स होते हैं वो ज़्यादातर लॉजिकली ही सोचते हैं, चाहे से वो खुद के अकॉर्डिंग ही सोच रहे हों, बट दे आर मोस्टली लॉजिकल। ओके, ज़्यादातर लॉजिकल ही होते हैं। ओके, अभी जो रेबल होता है वो हर एक इंसान को जिसके पास अथॉरिटी है या फिर जिसके पास पावर है उसके अगेंस्ट जाएगा, जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाएगा। अब देखो, ये जो रेबल्स होते हैं ये लोग हर चीज़ के अंदर एक क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर इनको इस क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है देन दे गो अगेंस्ट इट। अब जैसे कोई सुपरस्टिशन है, ऐसा होता है कि रात को नेल्स मत कट करो या फिर थर्सडे को बाल मत कटवाओ, एंड ऑल दो सुपरस्टिशन। अब ये जो रेबल होंगे वो क्या करेंगे, दे विल राइज अ क्वेश्चन अगेंस्ट दिस ट्रेडिशन कि भाई हम क्यों नहीं काट सकते, हम क्यों नहीं हमारे नेल्स को कट कर सकते, हम क्यों नहीं हमारे बाल काट सकते, क्यों हम किसी को उंगाल के नहीं जा सकते। इन सारे सुपरस्टिशंस के अगेंस्ट जब क्वेश्चंस उठेंगे तो देन विल सी कि इन सब सुपरस्टिशंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो एक रेबल ही है जो कि इसकी रेबेलियस नेचर के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें एज अ मोटिव दे जाता है कि इस चीज़ का क्या मोटिव है, या फिर हमें ज़्यादातर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाती हैं। लेकिन जो रेबल्स होते हैं ना, इनको सोसाइटी में रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखो, अगर आप ऐसा करोगे कि आप आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट जाओगे एंड यू बिकम अ रेबल, तो आपके पेरेंट्स क्या हैं, दे विल नॉट लाइक यू कि भाई क्यों आप जब हम आपके पेरेंट्स हैं और हम आपसे कह रहे हैं कि वो चीज़ सही होगी ना, राइट। लेकिन अगर आप हमारे अगेंस्ट ही जाओगे या फिर आपके पेरेंट्स के अगेंस्ट ही जाओगे तो दे विल नॉट लाइक यू, राइट। सो ये जो रेबल का जो नेचर होता है ना, दैट इज़ a little bit of very harder to resist of. Okay, so let's see the author of this chapter, the poet of this chapter. So the poet of this chapter is DJ Enright, or you can say Dennis Joseph Enright. Okay, so he was born in 1920. कब पैदा हुए थे, वो 1920 के अंदर पैदा हुए और 2002 में ही डाइड, उनकी डेथ हो गई 2002 के अंदर। और ये एक ब्रिटिश एकेडमिक पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे और क्रिटिक थे। क्रिटिक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आपने बनाई है, आपने कोई बुक बनाई है, आपने कोई बुक राइट करी है, लिखी है। ओके, नहीं बनाई नहीं है, लिखी है। तो जब आपने कोई बुक लिखी है तो अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है या फिर उसके अंदर कुछ गलती है तो उनको क्रिटिक्स कहते हैं। मतलब यू कैन से कि ये टीचर्स होते हैं, या फिर नॉट द टीचर्स, मतलब वो आपकी बुक के अंदर थोड़ी थोड़ी जो गलतियां हैं उनको सही करके आपको दे देंगे, एंड उनको ही हम क्रिटिक्स कहते हैं। ओके, सो he authored various books and range of essays, reviews, and especially children's books and poems. Okay, so now we can say कि इन्होंने क्या क्या चीज़ों में ऑथराइजेशन करा है या फिर किस किस चीज़ों को उन्होंने बनाया है। तो उन्होंने कुछ बुक्स बनाई हैं, कुछ इन्होंने एसेज लिखे हैं, कुछ ये रिव्यूज़ देते हैं। रिव्यूज़ ज़्यादातर किन की बुक्स पे लेते हैं, चिल्ड्रंस बुक्स जो होती हैं उन पे देते हैं, और पोम्स जो होती हैं उन पे देते हैं। ओके, सो नाउ वी विल रीड द पोएम। लेट मी टेल यू कि जो वर्ड्स हैं इस पोम के जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, एंड इफ़ यू रीड इट तो आपको ये पूरी ऑलमोस्ट आ ही जाएगी समझ में। सो लेट्स जस्ट रीड। When everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. अब जब सबके जो हेयर हैं, सबके बाल हैं, वो क्या हैं, छोटे हैं, तो हमारा जो रेबल है वो बिल्कुल अलग जाएगा और वो क्या करेगा, वो उसके जो बाल हैं उसको लंबा कर लेगा, राइट, लॉन्ग कर लेगा। ओके, लेकिन जब अब when everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. अब जब सबके जो बाल हैं वो लंबे हैं तो हमारा जो रेबल है वो क्या करेगा, वो उसके बालों को शॉर्ट कट कर लेगा, छोटा कर लेगा। When everybody talks during the lesson, the rebel
डजंट से अ वर्ड। अब देखो, अब जब हमारी क्लास में इंटरेक्शन हो रहा होता है या फिर डिस्कशन हो रहा होता है या फिर हमारे टीचर्स के साथ कुछ डिस्कशन हो रहा होता है, हमारी टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चंस हमसे पूछ रही होती हैं लेसन्स के दौरान, तो क्या होता है, ये हमारा जो रेबल है वो एक भी वर्ड नहीं बोलता। ओके, व्हेन नोबडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस। क्यों? क्योंकि देखो, जब वो डिस्कशन चल रहा है तो उसकी ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बातों का उसको आंसर मिल रहा है, क्योंकि वो है ही बेस्ड उसके क्वेश्चंस पे। लेकिन अब जब कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है क्लास के अंदर लेसन के ड्यूरिंग द लेसन, अब क्या है, हमारा जो रेबल है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वो सवाल पूछने लग जाएगा फ़ौरन। अब आपकी क्लास में कई बार आपने नोट करा होगा कि ऐसा ना एक बच्चा होता है कि वो उसकी टीचर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, हद से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, हर चीज़ के अंदर वो क्वेश्चंस पूछता है, तो ही इज़ अ रेबल, यू कैन से। ओके, सो अब जब कोई भी बात नहीं कर रहा है लेसन्स के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ओके, When everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. अब देखो, स्कूल के अंदर क्या है, स्कूल के अंदर आपको ये एक यूनिफॉर्म दी जाती है। यूनिफॉर्म है इसके, आप सबको एक कोड के अकॉर्डिंग एक ही कपड़े पहनने हैं। तो हमारा जो रेबल है, सबको तो कह दिया कि यूनिफॉर्म पहनना है, लेकिन हमारा जो रेबल है ना, वो क्या करेगा, वो बिल्कुल सोबर क्लोथ्स में नहीं आएगा, वो आएगा बिल्कुल एकदम शानदार कपड़ों के अंदर। ठीक है, When everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. अब जब सबको ऐसा बोला गया है कि you have to wear a very fantastic dress, सब लोग पहन के आ गए, तो हमारा जो रेबल है वो बिल्कुल सोबरली ड्रेस करेगा। सोबर होता है बिल्कुल सिंपली, जो कि हम घर के अंदर पहन के रखते हैं ना, जिससे हम कंफर्टेबल होते हैं जिस चीज़ के अंदर, तो उतना ही वो सोबरली बिल्कुल ड्रेस करेगा। ओके, इन द कंपनी ऑफ डॉग लवर्स द रेबल एक्सप्रेसेस अ प्रेफरेंस फॉर कैट्स। अब ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर लोग क्या हैं वो डॉग्स को ही पसंद करते हैं, बट अब जब ज़्यादातर लोग डॉग्स को पसंद कर रहे हैं, तो हमारा जो रेबल है वो क्या करेगा, वो कैट्स को पसंद करेगा। लेकिन अब जब वो कैट लवर्स की कंपनी में बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो डॉग्स की तारीफ़ करने लग जाएगा। तो हमारा जो रेबल है, ही डज दिस थिंग्स एंड ही गोज़ अगेंस्ट वॉट अदर्स से। ओके, सबके अगेंस्ट जाता है वो। व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन द रेबल रिमार्क्स ऑन द नीड ऑफ फॉर द रेन। अब देखो, सबको क्या लग रहा है कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सन निकला हुआ है, सर्दियों में सन निकला हुआ है, तो गर्मी कितना ज़्यादा अच्छी लगती है ना सर्दियों के अंदर, थोड़ी अगर हमें सन के थ्रू लाइट मिल जाए तो वो कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन हमारा जो रेबल है वो क्या कहेगा, अरे नहीं यार, बारिश होनी चाहिए थी। अब व्हेन एवरीबडी इज़ ग्रीटिंग द रेन द रेबल रिग्रेट्स द एब्सेंस ऑफ सन। अब जब सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रेन के अंदर नहाना एंड ऑल के, और कितनी प्यारी बारिश आ रही है, इतनी प्यारी स्मेल आ रही है मिट्टी की, तो उसमें क्या करेगा रेबल, कि वो कहेगा कि नहीं यार, सन होना चाहिए था। When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. अब जब सब लोग मिलने जा रहे हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा रेबल, वो घर पे बैठेगा और वो बुक पढ़ेगा। और लेकिन अब जब सब घर पे बैठे हुए हैं और वो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं, तो हमारा रेबल क्या करेगा, वो मीटिंग के लिए चला जाएगा। ओके, व्हेन एवरीबडी सेज यस प्लीज़ द रेबल सेज नो थैंक यू। जब सब कहेंगे किसी चीज़ के लिए हाँ करेंगे, तो रेबल क्या बोलेगा, नो थैंक यू, नहीं मुझे नहीं पसंद। ओके, सो व्हेन एवरीबडी सेज नो थैंक यू द रेबल सेज यस प्लीज़। अब देखो, जब सब कह रहे हैं कि भाई हाँ, आई एम वेरी थैंकफुल नॉट, पर मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हमारा जो रेबल क्या कहेगा, यस मुझे चाहिए वो चीज़। इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट वेरी गुड टू बी वन। देखो, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये चीज़ अच्छी है, रेबल्स का होना हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आप कोई खुद रेबल हो, तो आपको ये चीज़ फीलिंग पता होगी कि कैसा लगता है जब आपको हर इंसान अपोज करता है, और अब बिल्कुल आपका नेचर अलग है, आपके क्वेश्चंस अलग हैं, आपको आंसर्स अलग चाहिए। लेकिन देखो, आप रेबल्स का सोसाइटी के अंदर होना अच्छा तो है, बट उनको सर्वाइव करने के लिए दे हैव टू फाइट विद अ हेल लॉट ऑफ पीपल। ओके, सो दिस वाज द पोएम
अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला है कि इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स। अब देखो जब जैसे लेसन चल रहा है क्लास के अंदर, ओके, अब सबका डिस्कशन कंप्लीट हो गया, अब जो हमारा रेबल है वो उठेगा और उसके दिमाग में कुछ ऐसा क्रिएटिव क्वेश्चन आएगा जिसके थ्रू आपको भी उस चीज़ का पता लगेगा, क्योंकि वी यू ऑल आर सिटिंग इन वन क्लास, राइट। अब वो क्वेश्चन टीचर से आस्क करता है। रेबल्स क्या होते हैं ना, ये लोग यूनिक चीज़ें ही आस्क करते हैं, ज़्यादातर वो ही रेबल्स होते हैं जो यूनिक चीज़ें आस्क करते हैं। या फिर उनको गवर्नमेंट में कोई फॉल्ट दिखेगी तो उन लोगों को उस रूल के अगेंस्ट वो जाएंगे और वो लोग बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। डेमोक्रेसी के अंदर जब जैसे हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, राइट, तो हमारी डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, इट इज़ फॉर अस ओनली, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा रेबल है वो क्या कहेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी रूल जो है वो अगेंस्ट अस जाएगा या फिर हमारे अगेंस्ट जाएगा, लेकिन जो हम नॉर्मल पीपल हैं उनको वो चीज़ नहीं दिख रही है, लेकिन रेबल को क्या होगा, रेबल का जो माइंड है उसके अंदर हमेशा क्या चल रहा है कि वो उसको अपोजिशन जाना ही जाना है, उसको कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालनी है। तो वो उस रूल के अंदर कोई सा भी ऐसा जो रूल होगा जो कि गलत होगा हमारे लिए, उस रूल को वो निकालेगा और फिर उसके अंदर फॉल्ट निकालेगा और फिर दिखाएगा सबको कि देखो इसके अंदर ये फॉल्ट है, ओके। सो ये हमारे जो रेबल्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनको सब लोग अपोज करते हैं, जैसे कि ये सबको अपोज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम वी आर अ हर्ड ऑफ शीप्स, ठीक है, सोसाइटी के अंदर हर्ड, वी ऑल आर अ हर्ड ऑफ शीप्स जो कि साथ साथ चलते हैं। बट हमारा जो रेबल है, ही इज़ अ गोट, ही और शी इज़ अ गोट, और वो बिल्कुल हमारी जो हर्ड है, जो हमारा जो चाल है, भेड़ चाल जिसे कहते हैं, उसके अंदर से बिल्कुल अलग हट के चलेगा जो हमारा रेबल होगा, ओके। सो इन द टिल हियर द पोएम इज़ डन एंड इट इज़ रिटन बाय DJ Enright, okay. Now we'll see some of the summary of this chapter, okay. The poem The Rebel describes the character of a rebel, a person who does not act according to the norms of the society. The rebel is described as a person who would contradict others in order to be different. अब देखो जो पोएम रेबल है उसके अंदर कैरेक्टर ऑफ रेबल कैसे डिस्क्राइब करा गया है, ऐसा एक इंसान जो कि कभी भी ना तो किसी सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है और who would कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स इन ऑर्डर टू बी डिफरेंट। वो एक रेबल को एक ऐसा पर्सन के थ्रू डिस्क्राइब करा जाता है जो कि हमेशा दूसरों की बातों को क्रॉस करेगा। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है किसी के भी इंसान के साथ एग्री ना करना, हाँ उसके टर्म्स पे ना जीना, ओके। So the character of the rebel in the poem seems to be a character sketch of a young adolescent trying to be different. All the instances in the poem are repetitive affirmations of this fact. अब देखो इस पोएम के अंदर जब हम लेट मी जस्ट टेल यू कि जब हम टीनेजर होते हैं या फिर जब हम टीनेज के अंदर जाते हैं तो वी वांट कि हर चीज़ हमारी क्या हो, हर चीज़ हमारी डिफरेंट हो लोगों से, हर चीज़ जो है हमारी डिफरेंट हो, हमारा स्टाइल अलग हो, हमारे बोलने का तरीका अलग हो, हमारा एक्सेंट अलग हो। तो इस चैप्टर के अंदर जो रेबल है ऐसा लग रहा है कि हम किसी यंग एडोलेसेंट या फिर टीनेजर की बात कर रहे हैं, ओके। सो यू ऑल आर टीनेजर, ओके। सो आप लोगों को यही लगता होगा कि हमें हर चीज़ अलग तरीके से करनी है, राइट। सो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर ये रिपीटिव एफर्मेशन है, मतलब रिपीटेडली ये चीज़ कंफर्म हो रही है कि जो रेबल होता है वो ज़्यादातर हमारा जो टीनेज ईयर्स के अंदर जो हमारी पर्सनैलिटी होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ओके। इंस्टेंसेस मतलब होता है एग्जाम्पल्स, ओके। If a rebel sees a group of people with short hair, he would let his hair grow long. On seeing others with long hair, the rebel would cut his short hair. Seeing everybody talk during the lesson, rebel
वुड बिकम एब्सोल्युटली म्यूट। अब देखो, अगर कोई भी हमारा जो रेबल है वो ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे ग्रुप को देखता है जिसके जो बाल हैं वो शॉर्ट है, तो वो रेबल होगा, वो उसके बालों को लंबा कर लेगा। लेकिन अगर वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को देखता है जिनके बाल लंबे हैं, तो वो अपने बालों को शॉर्ट कर लेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल अलग ही जा रहा है। ही विल ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्ट अदर्स, ओके। ही विल नेवर एग्री ऑन पीपल्स terms or norms of the society, okay. Seeing everybody talk during the lesson, the rebel would be completely mute। अब जैसे कि मैंने बताया पोएम के अंदर, जब जो हमारा रेबल है, अगर वो सबको बात करता हुआ देखा, अगर लेसन्स के अंदर क्लासमेट्स वगैरह सब उसकी बात कर रहे हैं, क्लास के अंदर टीचर से डिस्कशन हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल चुप रहेगा। लेकिन अब जब सब चुप हो जाएंगे ना, ऑन रियलाइजिंग, अब उसको ऐसा लगेगा कि भाई सब चुप हो गए, तो रेबल जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, फ़ौरन क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा आपकी टीचर्स से, ओके। सिमिलरली ऑन वेरियस इशूज़ द रेबल वुड बी सीन कॉन्ट्रडिक्टिंग अदर्स एंड डूइंग थिंग्स दैट नो वन वुड बी डूइंग। अब ऐसे ही सिमिलरली इज़ के सिमिलरली होता है कि ऑलमोस्ट सेम। सेम का मतलब होता है बिल्कुल कॉपी हो गई उस चीज़ की, नहीं। सिमिलरली क्या होता है, सिमिलरली का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों के अंदर रेबल क्या करता है कि रेबल ऐसे इश्यूज़ के अंदर क्या करता है कि वो हमेशा दूसरों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए ही दिखेगा आप लोगों को, और वो वही चीज़ें करेगा जो कि दूसरे नहीं कर रहे हैं। वो ही वुड रिफ्यूज़ टू वियर द यूनिफॉर्म व्हेन द अदर्स वुड बी वियरिंग इट। Praise the dogs when in the company of cat lovers, appreciate the sun on rainy days and rains on the sunny days। अब जो रेबल है वो, जैसे कि पोएम के अंदर बताया मैंने, कि वो हमेशा अगर उसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म पहनो तो वो फैंटास्टिक क्लोथ्स पहनेगा, और अगर उसको कहेंगे कि डॉग्स अच्छे होते हैं तो वो बोलेगा नहीं मैं तो कैट लवर हूँ, और अगर उससे बोलेंगे कि कैट्स अच्छे होते हैं तो वो बोलेगा नहीं भाई डॉग्स अच्छे होते हैं, ठीक है। अब वो सन को अप्रिशिएट करेगा, अगर बारिश आ रही है तो वो कहेगा नहीं यार सन होना चाहिए था, और अगर अगर सनी डेज़ हैं तो वो बोलेगा नहीं यार आई एम मिसिंग द रेन, हमें बारिश होनी चाहिए थी। ही वुड डू जस्ट एनी थिंग बट नॉट वॉट अदर्स आर डूइंग। ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इट इज़ नॉट ट्रू कि रेबल्स ऐसे ही होते हैं ऑलमोस्ट कि उनको सन वगैरह नहीं पसंद होता है, नो। दियर्स आर जस्ट एग्जाम्पल जो कि हमें पोएट ने दिए हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि रेबल जो होते हैं ना वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे जो कि दूसरे कर रहे हैं, जो सोसाइटी कर रही है उनके अकॉर्डिंग। तो रेबल जो है हमारा वो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी, वो खुद के अकॉर्डिंग ही चलेगा। In the end, the poet says that having rebels around us is beneficial as they train us to acknowledge differences, okay, train us to, okay। तो अब हमारे जो पोएट हैं उन्होंने क्या बोला है, डीजे और एंड्रॉइड ने कि हमारे जो रेबल्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, और वो हमें क्या सिखाते हैं, वो चीज़ों के अंदर हमें डिफ़र करना सिखाते हैं कि क्या चीज़ अलग है और क्या चीज़ अलग है, ओके। डिफरेंसेस सिखाते हैं वो, और वो खुद के लिए खड़े होते हैं हर वक्त, दे स्टैंड अप फॉर देमसेल्फ, ओके। A rebel can be good if cause is right, and if she is fighting against some injustice, then the person can be an asset for the society। asset होता है बहुत ज़्यादा beneficial और बहुत ज़्यादा important, ओके। तो अगर rebel जो है वो बहुत सारी चीज़ों में सही भी हो सकता है, और हमारे लिए एक benefit के तरह ही देखा जा सकता है रेबल, क्योंकि अगर वो कभी इनजस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहा है तो हमें चाहे उस वक्त वो चीज़ रियलाइज़ ना हो कि इट वाज इनजस्टिस या फिर कोई चीज़ गलत थी, जस्टिस नहीं था उसके अंदर बिल्कुल भी, तो जो हमारा रेबल है वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। और कई बार जो रेबल्स होते हैं वो हमारे लिए क्या हैं, बहुत ज़्यादा, नॉट कई बार, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर। एसेट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ओके।
Although it is a negative trait that as the person breaks the rules and shows totally opposite traits of what is expected, which it is not very comfortable to others. अब देखो एक ये नेगेटिव ट्रेट है, क्योंकि क्या है, एक चीज़ उसके अंदर नेगेटिविटी क्या है कि ये जो रेबल होता है ना, वो बहुत सारे रूल्स को ब्रेक कर देता है और हर वक्त लोगों के अपोज करता है और बिल्कुल अपोजिट में ही जाता है। तो जो रेबल्स होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते दूसरों के लिए। जैसे कि अब कोई है, वो जा रहा है पार्टी के अंदर, तो वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे तो घर में रहना है, आई डू नॉट वांट टू हैव फन। अब वो किसी का फ्रेंड है, अब आपका जो फ्रेंड है वो तो सैड हो जाएगा, राइट, कि मुझे तो जाना है बट ऐसे नहीं जाना, मैं किसके साथ जाऊंगा, तो राइट। तो कई बार ये चीज़ नेगेटिविटी में चली जाती है, बट ज़्यादातर जो है वो रेबल्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही होते हैं। नाउ वी आर सीइंग द पोइट्री डिवाइसेस। देखो पोइट्री डिवाइसेस इसलिए होते हैं ताकि हम हमारी जो पोएम है उसको, जो हमारा पोएट है वो बहुत ज़्यादा इजीली राइट कर सके और डिस्क्राइब कर सके हमें। अगर जब पोम्स लिखते हैं तो क्या होता है, अगर ये डिवाइसेस पोइट्री डिवाइसेस यूज़ करे जाते हैं तो वो इजी हो जाती है डिस्क्रिप्शन में या फिर समझ में आने लग जाती है हम लोगों को, ठीक है। इसीलिए जो पोएट्स होते हैं वो इन डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। तो लेट्स सी इस पोएम के अंदर कौन कौन से डिवाइसेस हैं। तो फर्स्ट वन इज़ रेपिटेशन। ओके, लेट्स मी टेल यू कि किस तरीके से यहाँ पे इस पोएम के अंदर रेपिटेशन हो रहा है हर एक वर्ड का, ओके, हर एक लेटर का। लेट्स सी हियर यू कैन सी कि व्हेन और द बहुत बार आ रहा है, तो ये क्या हो गया, रेपिटेशन हो गया लेटर्स का, राइट। तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे रेपिटेशन। डिवाइसेस में रेपिटेशन हो रहा है, ओके। अब होता है एलिट्रेशन, ओके। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन के अंदर होता है कि जब जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हों वो रिपीट होते जाएं। अब देखो कि यहाँ पे वी कैन सी कि किस तरीके से रेबल, लेट मी जस्ट टेल यू विद द नोट, ओके। सो हेयर यू कैन सी एलिट्रेशन इज़ रिटन। सो एलिट्रेशन होता है कॉन्सोनेंट साउंड का जब रिपीट होता है तो, ओके। सो लेट मी टेल यू थ्रू द पोएम कि किस तरीके से जो हमारा जो साउंड है वो रिपीट हो रहा है। बट फर्स्ट आई लेट यू सी कि यहाँ पे इसका जो फॉर्म है वो क्या है, कपलेट्स के साथ है। तो हेयर यू कैन सी इट इज़ रिटन 15 ऑफ कपलेट्स आर देयर। तो हम ये भी चीज़ देख लेंगे कि किस तरीके से कपलेट है। तो कॉपलेट जो होता है वो एक 2 लाइन का यूनिट होता है। तो इस पूरी जो पोएम है ना हमारी ये वाली, तो इसके अंदर 2 लाइन के थ्रू हम समझाया गया है हमारी पोएम को, ओके। सो लेट्स सी विद द नोट्स, नॉट द नोट्स, द पोएम। अब एलिट्रेशन में क्या होता है, एलिट्रेशन में होता है कि जब 2 कॉन्सोनेंट साउंड्स जो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि द रेबल रिमार्क्स, रेबल रिग्रेट्स। तो यहाँ पे 2 बार कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसको हम क्या कह देंगे, एलिट्रेशन कह देंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्यूपलेट्स क्या होते हैं। क्यूपलेट्स होते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट पेज। क्यूपलेट्स होते हैं कि ये जो पूरी पोएम है ये किस तरीके से बनी हुई है, ये बनी हुई है 2 लाइन से। तो ये क्यूपलेट हो गया, ये क्यूपलेट हो गया, ये क्यूपलेट हो गया, ओके, ये क्यूपलेट हो गया। सो इस तरीके से ये जो पूरी पोएम है इसके अंदर कितने क्यूपलेट्स हैं, इसके अंदर 15 क्यूपलेट्स हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट टोन द पोएट हैज़ यूज्ड एंड व्हाट आर द स्टाइल, ओके, व्हाट इज़ द स्टाइल। तो जो पोएट है उन्होंने जो टोन है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस यूज़ करा है। ह्यूमरस मतलब होता है फ़नी यूज़ करा है, तो मतलब वो बिल्कुल कैजुअली बहुत ज़्यादा फ़नी वे में हमारे जो पोएट हैं वो रेबल को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत ही ईजिली डिस्क्राइब कर रहे हैं, कुछ भी क्रिटिकली या फिर कुछ भी सैड चीज़ वो नहीं बता रहे हैं इसके अंदर। तो इसीलिए क्या हो गया, इसका टोन ह्यूमरस हो गया। देन नाउ वी सी द व्हाट द स्टाइल इज़। सो द स्टाइल इज़ वेरी कैजुअल, ओके, द स्टाइल इज़ वेरी कैजुअल एंड इनफॉर्मल। तो इस जो हमारे पोएट है उन्होंने बिल्कुल भी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं बताई है जो रेबल के साथ हो। तो मतलब बस तो बहुत ज़्यादा कैजुअली और बहुत ज़्यादा इनफॉर्मली यूज़ करा है इसके अंदर डिवाइसेस को, और इसका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा कैजुअल और इनफॉर्मल है।
So now you all know what are the poetry devices of this chapter, the explanation of this chapter, and the summary of this chapter. So the chapter is completed here. The unit 2 of this book Honeycomb is completed here. Okay, so goodbye.